नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ नेहा। उत्तराखंड की धामी सरकार G20 की तीसरी और राज्य में होने वाली अंतिम बैठक की तैयारियां में लग गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी है। उनका कहना है कि G20 दोनों बैठकें काफ़ी सफल हुई है। इसके बाद अब राज्य सरकार G20 की तीसरी बैठक की तैयारियां में लगी हुई है। G20 से देश और दुनिया का ध्यान उत्तराखंड की तरफ गया है। G20 की बैठक में आने वाले मेहमानों ने राज्य की संस्कृति को जाना है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष आभार। आपको बता दें कि उत्तराखंड को G20 की 3 बैठकें मिली है, जिसके तहत पहली रामनगर, दूसरी नरेंद्र नगर, जबकि तीसरी बैठक ऋषिकेश में 26 से 28 जून के बीच होगी। ये वर्किंग ग्रुप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की होगी। इसमें देश दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियों और नई तकनीकों पर चर्चा की जाएगी। G20 की दोनों ही बैठकें, पहली बैठक रामनगर में और दूसरी बैठक रामनगर में जो हुई है, दोनों ही बैठकों पर पूरे देश दुनिया में G20 की दोनों ही बैठकें, पहली बैठक रामनगर में और दूसरी बैठक रामनगर में जो हुई है, दोनों ही बैठकों पर उत्तराखंड में आज से नदी नालों के आसपास अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हो गया है। वही अतिक्रमण हटाने को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि ये तो आने वाला समय बताएगा कि अतिक्रमण पर क्या कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण की कार्रवाई काफ़ी लंबे समय से चल रही है। पहले अतिक्रमण की कार्रवाई मज़ारों से शुरू हुई थी और अब गारजिया मंदिर और अन्य मंदिर तक बात आ गई है, तो सरकार के कदम। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि नदियों के आसपास रह रहे लोगों को जानमाल को खतरा बना रहता है। करण माहरा ने कहा कि लोग 30 से 40 साल से नदियों के आसपास रह रहे हैं, उनके लिए सरकार को रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। देखिए, अब आने वाला समय बताएगा क्या कर रहे हैं, क्योंकि अतिक्रमण की कार्रवाई तो काफी टाइम से चल रही है। पहले ये मज़ारों से शुरू हुए थे, अब जब गर्जिया मंदिर तक बात आ गई और अन्य मंदिरों तक बात आ गई तो शायद कदम ठिठके हैं। और अब ये नदियों के अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, ये भी देखा जाएगा कि क्या कर रहे हैं। लेकिन हाँ, लोगों की जान माल को खतरा निश्चित ही है, क्योंकि एनजीटी की रिपोर्ट्स भी हैं और ये भी है कि जब नदियां बहुत तेज आती है तो जहाँ इस तरीके के निर्माण में वहाँ लोगों की जान को खतरा भी होता है। तो लेकिन बसासत जरूर होनी चाहिए। जिनको हटाया जाए, जो 40 साल 30 साल से उन जगहों में रह रहे हैं, वो गरीब कहाँ जाएगा? उसके लिए छत का इंतजाम सरकार को करना चाहिए। जब हम रैन बसेरे बनाते हैं तो उसी तरीके से जब हम किसी को कहीं से उजाड़ते हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं रहने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। और ऐसे पूर्व सीएम हरीश रावत ने आज खिलाड़ियों और पहलवानों के साथ हरिद्वार में वीआईपी घाट पर पहुंचकर पहलवानों के समर्थन में गंगा जी से प्रार्थना की और कहा कि सरकार एक व्यक्ति को आखिर इतना सपोर्ट क्यों कर रही है। एफआईआर होने के बाद कानूनी प्रक्रिया होती है, लेकिन इस केस में एफआईआर के बाद मामला शांत पड़ा है। संवैधानिक पद पर बैठे बृजभूषण को सरकार सहयोग कर रही है और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पहलवानों को जंतर मंतर में बैठने को मजबूर किया गया है। हरीश रावत ने कहा कि पहलवान गंगा तट पर बैठकर रो रहे हैं, इससे दुखद क्या हो सकता है। नहीं, आप क्या हटाना है क्या नहीं हटाना है, लेकिन जब एक एफआईआर दर्ज हुई है तो उसके तहत कार्रवाई तो होगी। आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आप एक तरफा पूछताछ कर रहे हैं। जब एक चुनौती दी गई कि इनका टेस्ट करवा लिया जाए, पॉलीग्राफिक टेस्ट करवा लिया जाए, तो उन्होंने, पहलवानों ने जो है उस चुनौती को भी स्वीकार कर लिया। लेकिन उसके बावजूद आप उनको न्यायोचित तरीके से अपनी मांग तो उठाने देंगे, उनको धरने पे तो बैठने देंगे? क्या इस लोकतांत्रिक अधिकार को भी छीन लिया जाएगा? और वो पहलवान जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के नाम को रोशन किया, ऊंचा उठाया, तिरंगे झंडे को विश्व के फलक पर ऊंचा उठाने का काम किया, क्या उनके साथ ये बर्ताव उचित है? ये उचित है? मोटिवेटेड नहीं लगता है पूरा मामला? क्या कुछ लोगों के मोहरा तो नहीं बन रही है कभी इनके समझ में ना आ पा रहा? यदि सरकार क्यों मोहरा बन रही है? सरकार क्यों नहीं बात करने के लिए जाती है? सरकार बात करने जाए। सरकार जो है
उनसे कहे कि भाई क्या बात है, आप हमारे बच्चे हो, आप हमारी शान हो, क्या बात है, तुम्हारी क्या व्यथा है, चलो हमको बताओ, हम दूर करेंगे। आप उसको दूर करने के बजाय जो है आप कुश्ती संघ के अध्यक्ष जिस पर उत्पीड़न का एक के बाद एक पहलवान। हल्द्वानी में आज यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभव्या चौहान ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि देश में लगातार खिलाड़ियों का अपमान हो रहा है और वह अपने मेडल को नदी में बहाने के लिए मजबूर हैं। देश के अंदर महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। हर रोज देश और प्रदेश में किसी न किसी बीजेपी नेता का नाम सामने आ रहा है। सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई के बजाय उन्हें संरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस ऐसे मामलों को लेकर सरकार से जवाब मांग रही है और देश के अंदर चल रहे इस प्रकार के आंदोलनों का समर्थन करती है। होती हर मुद्दे पर, परंतु आप इस तरीके से देखिए, कांग्रेस ने ये पहलवानों का मुद्दा आज इसलिए चुना क्योंकि मेडल्स को बहाने का काम, आज हमारे गौरव जो कहे जाते हैं वो मेडल्स बहा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत निंदनीय है। और जिस हत्याकांड की बात आप कर रहे हैं उस पर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के करण मेहरा जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और बयान भी दिए थे उन्होंने देहरादून में। और हम मानते हैं कि हमारे वो गार्जियन है, उनके अंडर में उत्तराखंड चल रहा है, तो वो हमारे गार्जियन है, हम तो उनकी यूथ विंग। सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जब आपने ही दिया था तो आप अपने ही सांसद के खिलाफ में क्यों नहीं आते हैं? आप अपने सांसद को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? क्या उसके बाहुबल की वजह से कर रहे हैं? मैं जिस प्रदेश उत्तर प्रदेश से आती हूँ उसी प्रदेश गोंडा के हैं आपके ब्रजभूषण शरण सिंह, उनकी आज की ये कहानी नहीं, उनकी पुरानी कहानी चली जाती है। और जब उनसे पूछा जाता है कि आपने महिलाओं का शोषण किया है कि नहीं किया, तो वो कहते हैं कि मैं शिलाजीत खाता हूँ। तो इसका मतलब कहने का उनका क्या था? और हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि आप उनकी सांसदीय तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करिए, उनको सजा दिलाइए। और पहलवानों के समर्थन में अगर आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, साक्षी मलिक को उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो आप उसके समर्थन में भी खड़े होइए। प्रधानमंत्री जी से हमारा यही जो अपना विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रही है, जो कल तक हमारे देश का गौरव थे, जब वो मेडल जीत के हमारे देश का मान सम्मान, हमारे देश का झंडा विदेश में लहरा रहे थे, उस समय मोदी जी जाके उनके साथ फोटो खिंचा रहे थे। मोदी जी ने इतना भी नहीं सोचा कि एक बार जाके उनकी बात सुन ली जाए, वहां पर जाके उनकी बात को सुन लेते, जाके पहलवानों से मिल लेते एक बार जाके, कि मतलब आखिर क्या इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी क्या घटना जो हुई है ये सच में हुई है। अगर ब्रजभूषण जी ने अगर ये घटना को उसको अंजाम दिया तो उसको अपने निजी स्वार्थ के चलते नगर क्षेत्र के कुछ प्रॉपर्टी डीलर ढेला नदी से 200 मीटर की दूरी को नजरअंदाज करते हुए ढेला नदी के समीप रिसोर्ट और अन्य मकानों का निर्माण धड़ल्ले से करा रहे हैं, जबकि जिलाधिकारी उद्यम सिंह नगर का सख्त निर्देश है कि किसी भी नदी के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जाएगा। लेकिन नगर क्षेत्र के प्रॉपर्टी डीलर अपने निजी स्वार्थ के चलते रिसोर्ट और अन्य मकान बनाकर चांदी काटते नजर आ रहे हैं। सोचने का विषय है, अगर भीषण बरसात के चलते ढेला नदी उफान पर आएगी और रिसोर्ट में विवाह समारोह का कार्यक्रम चल रहा होगा जिसमें अनुमानित 500 से 1000 लोग शामिल होंगे। अगर ढेला नदी ने अपना विकारल रूप धारण कर लिया और रिसोर्ट को बहा कर ले गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी बार बार निर्देश दिए गए हैं कि जो भी नदी के किनारे अगर कोई 200 मीटर के अंदर कंस्ट्रक्शन करता है तो वो आपदा से प्रभावित हो सकता है। और जहाँ का ये आप जिक्र कर रहे हैं ढेला नदी का ईदगाह के पीछे, वो ग्राम बेलजोड़ी में है जो चकबंदी प्रक्रिया के अंतर्गत है। तो मैं इसको अभी चकबंदी जो हमारे लेखपाल हैं उनको और मैं स्वयं भी जो है मौके पर देख लूँगा कि कंस्ट्रक्शन नदी के किनारे हो रहा है तो वो गलत हो रहा है, वो नदी के किनारे नहीं होना चाहिए। बारिश के दिनों में सर ढेला नदी में काली बस्ती हो गई, ढेला बस्ती हो गई और तमाम रूरल एरियाज जो हो गए नदी के किनारे, यहाँ जो है मकान गिर जाते हैं और कटाव हो जाता है। और जिस तरीके से ये बना रहे हैं, इसमें कल को कोई फंक्शन हुआ, वहाँ सैकड़ों के लोग जमा हुए दावत उड़ाने के लिए, और उस समय अगर ढेला के पानी में कोई बड़ी घटना घटित होती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? देखिए, ढेला नदी के किनारे जो पहले मकान बन चुके हैं, मैंने आज ही अपने राजस्व निरीक्षक को निर्देश दिए हैं कि जो ढेला के किनारे जो है जो भी मकान बने हैं उनको चिन्हित करें, उनकी सूची बनाएं, ताकि आपदा के टाइम पे मतलब कोई घटना घटित होती है तो उनको समय अंतरक निकाला जाए
और अगर कोई नया निर्माण वहाँ पे हो रहा तो उसको रोकने के जो हैं आदेश अभी मैंने दे दिए गए हैं। सर, आप जैसा कि अभी बता रहे थे कि 200 मीटर के दायरे में डीएम साहब का आदेश है कि वहाँ कोई निर्माण नहीं होना चाहिए, और यहाँ काशीपुर में इस तरह के दर्जनों निर्माण हैं या चल रहे हैं? उसको अभी जांच करा रहे हैं। जो इस तरीके के निर्माण हो रखे हैं उनको जो है अभी जमीनों के सर्किल रेट कम किए जाने पर उत्तराखंड पीसीयू के चेयरमैन और वरिष्ठ बीजेपी नेता राम मेहरोत्रा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। साथ ही उपेक्षा की है कि भविष्य में जन समस्याओं का निवारण कर काशीपुर ही नहीं बल्कि समूचे उत्तराखंड वासियों को कृतार्थ करते रहेंगे। SRS मॉल में स्थित सभागार में पत्रकार वार्ता आयोजित कर पीसीयू के चेयरमैन और वरिष्ठ बीजेपी के नेता राम मेहरोत्रा ने बताया कि उत्तराखंड प्रशासन ने प्राप्त जिलाधिकारी द्वारा संशोधित सर्किल रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें कई वार्डों के सर्किल रेट काफी कम कर दिए गए हैं। इसके लिए वे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आभारी हैं। देखिए, काशीपुर की जनता पिछले काफ़ी दिनों से सर्किल रेटों को लेकर परेशान थी, क्योंकि यहाँ पर सर्किल रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे, और उसके लिए हमने माननीय अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन किया था कि इन सर्किल रेटों को थोड़ा कम किया जाए, जिससे यहाँ की जनता को राहत मिले। तो मैं पहले तो अपने यशस्वी युवा मुख्यमंत्री और त्वरित निर्णय लेने वाले मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सर्किल रेटों को यहाँ पर कम करने का काम किया। लगभग 10 वार्डों में यहाँ पर सर्किल रेट कम हुए हैं, और उन वार्डों में गरीब जनता और मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, तो उन्हें बहुत बड़ी राहत इसमें मिली है, और काफ़ी रेट कम हुए हैं। और आगे आने वाले समय में लोग अपने वहाँ पर मकान बना पाएंगे, वहाँ पर अपनी ज़मीन खरीद पाएंगे, अपना निवास बना पाएंगे। ये एक बड़ी हर्ष की बात है सर। तो मैं पुनः मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। प्रशासनिक अधिकारी जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया था कि ये सर्किल रेट कम जल्दी से जल्दी करे जाएँ, चाहे वो IG स्टाम्प हो, चाहे DIG स्टाम्प हो, चाहे अपने जिलाधिकारी महोदय हो, चाहे उप जिलाधिकारी हो, चाहे ADM साहब हो, सब लोगों ने इसमें सहयोग करा और ये रेट आज कम होकर आए हैं। इसके लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो सर्किल रेट अब इस टाइम हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं को अपने गांव की याद सताने लगी है। लोकसभा सांसद क्षेत्र भ्रमण पर हैं। वही हरिद्वार सांसद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इन दिनों पौड़ी में अपने पैतृक गांव पिवानी में हैं। निशंक गांव पहुंचकर अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे हैं। इससे पहले निशंक कोरोना काल में भी अपने पैतृक गांव पिनानी पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि गांव के प्रति उनका लगाव हमेशा से रहा है, इसलिए जब भी उन्हें समय मिलता है तो वे अपने गांव पहुंच जाते हैं। उन्होंने बताया कि उनका जीवन बचपन से हर पहाड़वासी की तरह ही संघर्ष से गुजरा है। उन्होंने बताया कि उनके छात्र जीवन हो या एक शिक्षक से लेकर मुख्यमंत्री और फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री तक का सफर तय करना उनके लिए बेहद ही संघर्षशील रहा। बताते चले कि पूर्व मुख्यमंत्री निशंक ने हाई स्कूल तक की पढ़ाई अपने गांव में ही की है। निशंक ने बताया कि हर व्यक्ति जीवन भर एक विद्यार्थी ही रहता है, जो जीवन में कुछ न कुछ सीखता रहता है। निशंक अपने गांव पहुंचकर काफी खुश नजर आए। हाँ, ये बात सही है कि मन बहुत होता है कि गांव में आए। व्यवस्था है समय की, और चाहे उत्तर प्रदेश में मुझे 2 बार कैबिनेट मंत्री के नाते जो जिम्मेदारी है उनके निर्वहन करने का जो मौका मिला, उसे थोड़ा सा समय कम निकल पाए गाँव आने का, कि चाहे मुख्यमंत्री के रूप में हो, देश के शिक्षा मंत्री के रूप में हो। लेकिन तो भी मेरी हमेशा कोशिश रही है, जब हमें थोड़ा सा भी मौका मिल जाए मैं गांव आना चाहता हूँ। मेरी माँ भी बहुत पुरुषार्थी थी, वो ठीक अनपढ़ थी, लेकिन वो तर्क वितर्क में दुनिया को हरा सकती थी, ऐसा उन पे होता था। बहुत माँ से हमारी काफ़ी जिद्दोजहद भी होती थी बात बात में, लेकिन उसके साथ मैंने हल भी लगाया, माँ के साथ घास भी काटी है। गोबर तो हम इन खेतों में हमेशा डालते थे। स्कूल से आना ये काम करना, ये स्कूल जाने से पहले ये काम करना, तो आपको तैयार होती हैं। आप जब मेहनत करते हैं जी, तो आपको मेहनत और संघर्ष आपको
कठोर भी बना देती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। बहुत अंतर है तब और अब में, आप देखेंगे तो जमीन आसमान का अंतर है। बहुत सारी परिस्थितियाँ भी बदली हैं और हमारे साथ की बहुत सारी। खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने एक बार फिर विधायक उमेश कुमार पर हमला बोला है। चैंपियन ने अपने कैंप कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि उनके और सरकार द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों का झूठा श्रेय उमेश कुमार ले रहे हैं, जो गलत है। प्रणव सिंह चैंपियन ने कहा कि जल निकासी के लिए नाला निर्माण के लिए तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को उन्होंने एक पत्र भेजा था, जिसके बाद से सीएम ने इस योजना की घोषणा की थी, लेकिन कुछ लोग उन कार्यों की अपना बताकर झूठ बोल रहे हैं। विधायक की प्रवृत्ति झूठ बोलने की रही है। उन्होंने झूठ बोलकर ही जनता के लिए वोट हासिल किए। वो भी अपराध है, लेकिन ये तो पत्रकारों की आंखों में धूल झोंक रहा है। पिछले महीने जो 26-27 तारीख में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कहा था कि मेरे ऊपर बलात्कार का कोई मुकदमा नहीं और कोई दिखा दे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैंने नई दिल्ली के थाना तुगलकाबाद के 16 फरवरी 2018 की दर्ज एफआईआर की आपको दी है। उसमें उस लड़की का नाम भी है, उमेश कुमार सोने जगदीश का नाम भी है। बलात्कार का 376 का मुकदमा इनके ऊपर दर्ज हुआ है। आज इस्तीफा देंगे उमेश कुमार? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि ये झूठ के ऊपर रहकर कब तक इंसान अपने झूठ के पैरों में खड़ा रहेगा? झूठ के पैर नहीं हुआ करते, सबने सुना है, और काट की हांडी भी नहीं चढ़ती। आज खानपुर विधानसभा का जितना भी निवासी है अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। कोई विकास कार्य नहीं हुआ सिवाय झूठ के। फेसबुक पर उमेश और उसके गुर्गे फेसबुक का विकास दिखाते हैं, वास्तविकता में जमीन पे कुछ नहीं हुआ। मैं जब निर्दलीय विधायक जीता पहली मर्तबा, 1 साल के अंदर मैंने 100 करोड़ से ऊपर के कार्य करा दिए थे, जिसमें शुमार था अवस्थापना विकास। सड़क, खड़ंजे, पुलिया तो सब बनवाते हैं, उसको विकास नहीं मानता। मैं विकास मानता हूं अवस्थापना विकास को, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को। मैंने सबसे पहला डिग्री कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज लक्सर में खुलवाया। मैंने उसके बाद ITI राजकीय प्रहलादपुर में खुलवाई। मैंने बिजली घर खानपुर में खुलवाया 33 किलोवाट केवी का। मैंने बिजली घर के बाद हॉस्पिटल खानपुर में खुलवाया, PHC, पुलिस थाना खानपुर में खुलवाया। और सबसे बड़ी बात, बाढ़ निषेध के लिए बांध, ट्रैक्टर को कलेक्टर में बिठा के जिसमें मैं ले गया था, मैंने सर्वे कराया था, उस समय 4 करोड़ रुपए। उधम सिंह नगर जिले के पुलभुट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलभुट्टा पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 नशा तस्करों को दबोच लिया। पुलिस ने यूपी निवासी नशा तस्करों के पास से करीब 15 लाख कीमत की अफीम बरामद की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS के धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। में एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। थाना पुलभट्टा क्षेत्र में हमने 2 जो अभियुक्त हैं, इनको 1 किलो 505 ग्राम मतलब लगभग 1.5 किलो अफीम के साथ हमने गिरफ्तार किया है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत जो है 15 लाख रुपए के करीब है। अफीम जो है बहुत ही खतरनाक होता है, इससे आगे भी मतलब हीरोइन और स्मैक जैसे इसमें प्रोसेस करने में ये बहुत ही कारगर होता है। इसलिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि काफ़ी सारे युवक नशे की चपेट में आने से इससे बच सकते हैं। और इसमें हमने 2 अभियुक्त नवल यादव और शिवम पटेल, ये दोनों भी एक बदायूं से और एक पीलीभीत उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और इसमें हम आगे भी ये कहाँ पे बेच रहे थे, कहाँ से माल ला रहे थे, ये सब विवेचना करेंगे और आगे की कड़ियाँ जोड़कर आगे इसमें और भी कार्रवाई करेंगे। मैं थाना पुलभट्टा की पूरी टीम को और CO सितारगंज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और नशे के खिलाफ हमारी ये जंग। जिले की पुलभट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलभट्टा थाना पुलिस की टीम ने चेकिंग के दौरान 2 नशा तस्करों को दबोच लिया। पकड़े गए दोनों नशा तस्करों के पास से पुलिस ने 1.5 किलो अफीम बरामद करी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद अफीम की कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। SP सिटी और SP क्राइम ने पुलभट्टा थाना परिसर में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि उधम सिंह नगर जिले में पुलिस द्वारा बड़े पैमाने पर नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अपने सहयोगी यशवंत के साथ राजू सहगल, ANB न्यूज, किच्छा।
बीजेपी द्वारा पूरे प्रदेश में महासंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस महासंपर्क अभियान पर उत्तराखंड कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि महासंपर्क अभियान के तहत जब बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जनता के बीच पहुंचेंगे तो जनता उनसे तमाम सवाल पूछेगी। अंकिता मर्डर केस में वीआईपी का नाम, पटवारी, पेपर लीक, भर्ती घोटाले, जोशीमठ के हालात जैसे तमाम विषयों पर जनता बीजेपी से सवाल करेगी। देखिए, उनका अपना पार्टी का अंदरूनी मामला है, क्योंकि उनके पन्ना प्रमुख फेल हो गए और बीजेपी की सारी करी धरी पोलराइजेशन ऑफ वोट के लिए हनुमान जी को आगे करना, कभी कुछ करना, ये सब फेल हो गया। अब उनके समझ में नहीं आ रहा। अब इसी तरीके की हरकतें करेंगे, लेकिन जनता उनसे उनके अभियान में पूछने वाली है अंकिता का वीआईपी कौन, उनसे पूछने वाली है भर्ती घोटाले, उनसे पूछने वाली है पटवारी पेपर लीक, उनसे पूछने वाले हिंदुओं की आस्था के केंद्र जोशीमठ का जो हस्त्र आपकी सरकार में हुआ है, पहले उस उत्तराखंड राज्य को बने 24 साल होने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल पड़ी हुई है। नेता बड़े बड़े बयान देकर चले जाते हैं, मगर बदहाल पड़ी इन स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने वाला कोई नहीं है। आखिर क्यों इतने सालों में विकास नहीं हो पाया? कमी क्या है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अगर है तो सिर्फ बयानबाजी। ये काशीपुर शहर का एलडी भट्ट सरकारी अस्पताल है, जो इन दिनों डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। जी हाँ, अस्पताल में यदि डॉक्टर हैं तो पर्याप्त मशीनें नहीं हैं, अगर मशीनें हैं तो डॉक्टर नहीं है। बस अस्पताल रेफर सेंटर बनकर रह गया है। काशीपुर वाकई में ये बहुत बड़ा अस्पताल ड्रेनेज यहाँ पे काफी यूपी बॉर्डर से भी लगता हुआ, पूरा रामनगर से, पहाड़ का एक क्षेत्र से पूरा यहाँ पे मरीज बहुत ज़्यादा आते हैं। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे विशेषज्ञ डॉक्टर की ज़्यादातर कमी है। फिजिशियन नहीं है हमारे पास, ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है, आई सर्जन नहीं है हमारे पास, तो हमें बड़ी परेशानी हो रही है इस चक्कर में ना मरीज को। तो जितनी सुविधा वो सुविधा यहाँ पे पूरी मिल रही है। अच्छा, शासन को जो चिकित्सक नहीं है उनके लिए क्या शासन को लिखा गया है? शासन की नॉलेज में भी है। पीछे अभी एक डॉक्टर सा आया था, उन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है। संविदा में डॉक्टर ये काशीपुर के रहने वाले थे, शायद आप लोग जानते भी होंगे, नागेंद्र सिंह डॉक्टर, वैशाली कॉलोनी में रहने वाले। उन्होंने उनका यहाँ अपॉइंटमेंट हुआ एज ए अस्थि रोग विशेषज्ञ, लेकिन उन्होंने अभी यहाँ ज्वाइन नहीं किया। अब जैसे कि सर स्टाफ भी पूरे उधम सिंह नगर में सभी अस्पतालों में कमी चल रही है। बागेश्वर में इन दिनों खनन कारोबारी का खनन का बड़ा खेल हो रहा है, जिसके कारण सरकार को लाखों का नुकसान हो रहा है। सरयू गोमती नदी में इन दिनों प्रशासन ने चुगान की परमिशन दी है, जिसमें चुगान के नाम पर हाईकोर्ट के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। नैनीताल हाईकोर्ट की नदियों में जेसीबी खनन पर रोक लगाई है, लेकिन बागेश्वर की नदियों में लगातार जेसीबी से दिन रात खनन हो रहा है और सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। नदियों से खनन के वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन मूक दर्शक बना है। में 1 किलोमीटर तक जो बीच में है तो हमारे गरुड़ की साइड का, इसमें जो है मामला कमर्शियल कोर्ट में विचाराधीन है। पहले उसमें कुछ अगेंस्ट में फैसला आ गया था पीडब्ल्यूडी के, तो फिर वो सरकार की अनुमति लेके कमर्शियल कोर्ट में गए हैं और इस महीने ही उसका तारीख लगी है, तो उसमें कुछ फैसला आ सकता है, तो जिससे इसका निस्तारण हो जाएगा। बाकी जो आगे का पोर्शन है चौखटिया साइड में जो फॉरेस्ट का लैंड आ रहा है, उसका ज्वाइंट सर्वे पीडब्ल्यूडी का वन विभाग का हो चुका है और शीघ्र ही उसमें कार्रवाई। अपने उत्तराखंड के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।